ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए वर्ण विचार का टॉपिक लेकर के आए हैं। वर्णमाला का एक मूल है, क्योंकि बिना वर्णों के वर्णमाला नहीं बन सकती, और जब तक हम वर्णमाला को नहीं समझेंगे तब तक हम संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं कर सकते। तो इसलिए आज का जो टॉपिक है वो वर्ण विचार का है। वर्ण हमारे दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि वर्ण क्या है। वर्ण क्या है? देखिए, वर्ण वह ध्वनि है जिसका हम उच्चारण करते हैं और उस उच्चारण ध्वनि को फिर लिपिबद्ध भी किया जाता है। उसे क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। वर्ण को एक हम अक्षर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अक्षर भी वर्ण को कहा जाता है। तो इसका क्षरण नहीं हो सकता। वर्ण ऐसे समझ लीजिए, भाषा को समझने के लिए वर्ण एक मूल है। क्या है? एक मूल है, क्योंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे माना जाता है? वैसे तो ध्वनि को कहा जाता है, लेकिन ध्वनि को हम उच्चारित करते हैं, और ध्वनि जब निकलती है हमारे मुख से तो वह कोई ना कोई ध्वनि वर्ण के रूप में निकलती है, और जो ध्वनि निकलती है वही वो वर्ण माना जाता है। तो इसलिए इसका क्षरण नहीं होता। वर्ण हमारे दो प्रकार के हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। तो पहले हम स्वरों के बारे में जान लें। देखिए, स्वर वर्ण संस्कृत वर्णमाला में क्या कहा गया इनको? स्वर वर्ण। और दूसरे कौन है? व्यंजन वर्ण। दूसरे कौन से हैं? व्यंजन वर्ण। तो हमें ध्यान रखना है, एक इनका दूसरा नाम भी पूछ लिया जाता है कि अच वर्ण किसे कहते हैं। तो अच वर्ण, हम स्वर वर्णों का दूसरा नाम एक अच वर्ण भी है। स्वर को ही हम क्या कहते हैं? अच कहते हैं। व्यंजन की जहां तक बात है तो व्यंजनों में भी एक इसका दूसरा नाम है, अपर नाम से जाना जाता है, जिसको हम कहते हैं व्यंजनों को हल वर्ण। क्या कहते हैं? हल वर्ण। तो ध्यान रहे, स्वर को ही अच कहा जाता है, व्यंजन को ही हल कहा जाता है। अब जो हमारे स्वर हैं, पहले हम स्वर को देखेंगे। जो हमारे स्वर वर्ण होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व, नंबर 2 दीर्घ, और नंबर 3 विलुप्त। ये हमारे स्वर वर्णों के प्रकार हैं। तो पहले हमने प्रकार लिख लिए। अब हमें देखना है कि हमारे जो स्वर वर्ण होते हैं वह कितने हैं। अष्टाध्यायी के अनुसार पाणिनि ने 9 प्रकार के स्वर बताए हैं। 9 स्वर संख्या पूर्ण जो बताई है वो 9 संख्या में 9 है, लेकिन प्रकार कितने हैं? वह 3 है। तो 9 कौन कौन से हैं पहले हम लिख लेते हैं। यहां लिख लेंगे ए, ई, उ, री, लिरे, ए, ओ, आई और औ। ये हमारे कुल मिलाकर के इनकी संख्या 9 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक बार उच्चारित करके देखते हैं। ए, ई, उ, री, लिरे, ए, ओ, आई, औ। कितने हो गए? 9 हो गए हैं, क्योंकि ये इसको यहां हम पढ़ेंगे। ये तो ए है, क्या बोले इसको? ए। और इसको क्या बोले? आई। और इसको क्या बोलेंगे? औ। तो इस प्रकार से उच्चारण से हमें देखना है। अब हमें देखना है कि ह्रस्व बताए हैं, दीर्घ बताए हैं, प्लुत बताए हैं। तो इन ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत को हम कैसे समझेंगे? ये तो हमारे पूर्ण हो गए।
नो के नो हो गए। अब हमें समझना कैसे है, तो ह्रस्व में कौन कौन से आते हैं हमारे, ये देख लेते हैं। ह्रस्व के अंतर्गत हमारे 5 स्वर आते हैं, ए, ई, उ, री और कौन सा हो गया, लिर। ये तो हमारे हो गए ह्रस्व स्वर। कौन से हो गए, ह्रस्व स्वर। इनको क्या कहा जाता है, ह्रस्व स्वर कहते हैं। हास स्वर भी कह लेते हैं, ह्रस्व भी कह लेते हैं और छोटा भी कह लेते हैं, छोटा भी कह लेते हैं। अब दीर्घ की बात आती है, तो दीर्घ में हमारे कौन कौन से आते हैं, यह हम देखेंगे। देखिए दीर्घ में यहां तो 9 संख्या कुल है, लेकिन कैसे दीर्घ में बढ़ जाते हैं यह हमें ध्यान रखना है कि दीर्घ स्वर जो हमारे हो जाते हैं वो दीर्घ में कौन कौन से आ जाते हैं। यदि केवल दीर्घ ही पूछने लगे तो ए का क्या होता है, आ, उ का क्या होता है, ई का, अभी ई है तो ई का क्या हो जाएगा, ई, उ का ऊ, री का री री, क्या कहेंगे इसको, री री। देखिए एक और है इसमें, नीचे दीर्घ लग जाती है तो इस प्रकार से ऐसे हो जाती है, ये हमारी री री हो जाती है। अब बात आती है लिर। तो यहां तक 4 जो हमारे ह्रस्व वर्ण हैं उनके दीर्घ हैं। 2 और हमारे अभी शेष बचेंगे इसमें। कौन कौन से बच गए, ये भी हमारे इसी में आते हैं, ए, ओ, आई और औ। अब आप कहेंगे कि इनकी संख्या कितनी हो गई है, इनकी संख्या कितनी हो गई दीर्घ की, तो दीर्घ की संख्या कितनी हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो दीर्घ हो गए। फिर आप बता रहे हैं कि 9 होते हैं कुल मिलाकर के। देखिए ये दीर्घ स्वर तो हैं, कैसे हैं, ये दीर्घ स्वर तो हैं, लेकिन ये स्वर मिलकर के बने हैं, इसलिए इनकी गणना जब पूर्ण गिने जाते हैं, संपूर्ण की बात आती है स्वरों की, तो इनकी गणना नहीं की जा सकती। यह हम आपको बताएंगे क्यों नहीं की जाती, क्योंकि ये इन्हीं से बने हैं, इन्हीं से बने हैं। और महेश्वर सूत्र में केवल 9 ही स्वर वर्णों का जिक्र किया गया है, तो हमें देखना है। अब बात आती है प्लुप्त की, मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे मिश्रित है कैसे हैं। तो बात आती है प्लुप्त की, तो प्लुप्त में याद रखिएगा कोई सा भी वर्ण हो, आ हो, ई हो और उसके आगे ये इस प्रकार से 3 इकाई लिखी हो, इसको हिंदी में 3 इकाई कहते थे हमारे गुरुजी जब हमें पढ़ाते थे। तो इसके आगे जो ये लिखा रहता है, जिस वर्ण के आगे भी, जिस वर्ण के आगे भी यह चिन्ह लगा होगा 3 का, तो याद रखना उससे जो पहला वाला वर्ण है वो कैसा कहलाएगा, प्लुप्त कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, प्लुप्त कहलाएगा। प्लुप्त का मतलब भी समझेंगे और ह्रास का भी समझेंगे, दीर्घ का भी समझेंगे, प्लुप्त का भी समझेंगे। ह्रस्व वर्ण क्यों कहा गया, ह्रस्व स्वर क्यों कहा गया, ऐसा माना जाता है यह मात्रिक काल है, यानी कि जिस वर्ण का उच्चारण करने में हमें कम समय लगे वह हमारा ह्रस्व वर्ण कहलाता है। एक मात्रा का समय लगे, कम लगे, एक मात्रा का लगे, तो वो कैसा हो गया, वो हो गया हमारा ह्रस्व। जिस वर्ण का, जैसे हम करेंगे ए, क्या उच्चारण हुआ, ए, तो हमने जब ए किया तो इसमें एक मात्रा का समय है, तो इसे किस में आ गया, ये हमारा ह्रस्व में आ गया। ई में भी कम समय लगा, उ इसमें भी कम समय लगा, री एक मात्रा का समय लगा, ले एक मात्रा का समय लगा। अब यदि हम दीर्घ में आ जाए तो दीर्घ की परिभाषा समझ लीजिए, जिन वर्णों का उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगे, मात्रा मतलब एक तरह से पलक झपकने का समय भी लग जाता है, पलक झपकेंगे तो समय लगेगा, इतने में ही हम स्वर बोल देते हैं, एक स्वर बोल देते हैं। तो यदि हम इसमें जिस वर्ण का उच्चारण करने में 2 मात्राओं का समय लगे, यानी एक से अधिक मात्रा का समय लगे, तो वह किस श्रेणी में आएंगे, दीर्घ की श्रेणी में आएंगे। क्या कहते हैं उनको, उनको दीर्घ वर्ण कहते हैं। देखिए हमने यहां पढ़ा था ए, और इसको हम पढ़ेंगे आ, क्या पढ़ेंगे, आ, तो उच्चारण हमने किया आ, तो अधिक समय लगा, इसीलिए इसको दीर्घ की श्रेणी में लाए। और ये हो गया हमारा, ये था हमारा ह्रस्व में ई, क्या था, ई।
और इसको पढ़ेंगे ई। क्या पढ़ेंगे? ई। तो इस तरह से इसमें अधिक समय लगा। ऐसे ही ऊ, ऐसे ही री, तो इनमें अधिक समय लग रहा है। ऐसे ही ए, ओ, आई, आउ, तो इस प्रकार से जब हम उच्चारित करते हैं तो इसमें अधिक समय लग रहा है। और प्लुप्त में और अधिक समय लगता है। प्लुप्त में और अधिक समय लगता है, जिसमें दो मात्राओं से अधिक का समय लगे उन्हें हम प्लुप्त वर्ण कहते हैं। हमने आपको पहचान ये बताई है कि प्लुप्त वर्ण की पहचान यही है कि किसी वर्ण के आगे यदि ये तीन इकाई बनी हुई है, हिंदी की साधारण शब्दों में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, तो इसमें जो इससे पहला वाला वर्ण होगा वो कैसा होगा? वह प्लुप्त होगा। कैसा होगा? वह प्लुप्त होगा। और स्वरों का एक नाम दूसरा और भी है, वह क्या है? अच वर्ण, याद रखना। तो ये हम आपको एक उदाहरण बता रहे हैं। जैसे यहां पर लिखा है ओइम। क्या लिखा है? ओइम। तो देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी को आवाज लगाता है, हमने धीरे से उससे कहा रामू, रामू, रामू ने नहीं सुना। फिर हमने जोर से कहा रामू, रामू फिर भी नहीं सुन रहा है। तो जब हमने कहा रामू, तो समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए, उदाहरण दे रहा हूं कि वह ह्रस्व है। फिर हमने कहा रामू, तो उसने नहीं सुना। फिर हमने कहा रामू, तो वो कहेगा जी सर, कहेगा कि नहीं? तो जब हम जोर से बोलते हैं रामू, तो अधिक समय लगा कि नहीं? रामू, 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 तो अधिक समय लगा। तो इसीलिए यहां पर हम पढ़ेंगे ओइम। क्या पढ़ेंगे? ओइम। तो यहां पे इसमें हमने पहचान आपको बताई थी। तो इस ओइम में आपसे पूछेगा कि प्लुप्त वर्ण कौन सा है? प्लुप्त वर्ण कौन सा है? तो हमने बताया था जिसके आगे ये तीन इकाई बनी हो वह प्लुप्त है। तो इसमें आपको देखना है, हम आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें ओ है या इसमें ई है या इसमें ए है, ये विकल्प दे रहा हूं मैं आपको, या इसमें मैं है। तो हमने इसमें क्या छांटना था? हमने इसमें प्लुप्त छांटना था। और मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हम आपको बता रहे थे, जो वर्ण, जिस वर्ण के आगे यह तीन इकाई बनी हो उससे जो प्रथम वर्ण हो वही हमारा प्लुप्त माना जाएगा। तो हमें संकोच करने की आवश्यकता नहीं है, हम इस पे टिक कर देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा? प्लुप्त वर्ण हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये तो केवल आपको हमने उदाहरण बताया था। तो हमारे तीन प्रकार के वर्ण हो गए। कौन से वर्ण हो गए? स्वर वर्ण। कौन से हो गए? स्वर वर्ण। और स्वर वर्णों में भी अभी स्वर वर्ण, इसमें से प्रश्न समाप्त नहीं हुए, अभी इसमें से भी प्रश्न निकलेंगे। इसमें पूछ लिया जाता है, ये तो मैंने आपको ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त बता दिए। अब पूछता है कि मूल स्वर वर्ण कौन से हैं। एक हेडिंग बनती है, ये संपूर्ण स्वर हो गए। अब पूछ रहे हैं, हाँ आपको दिखाई दे रहा है ना ठीक से? ठीक है। तो ये क्या है? ये हमारे मूल स्वर वर्ण। मूल स्वर वर्ण। तो भैया मूल स्वर वर्ण की बात आती है। अब जब मूल स्वर वर्ण की बात आती है तो ये आपको नहीं भूलना चाहिए कि स्वर को हम अच वर्ण भी कहते हैं। अच क्यों कहते हैं? अच क्यों कहते हैं इसका वर्णन हम आगे करेंगे, इसकी व्याख्या हम आगे करेंगे कि किस तरह से इसको अच वर्ण कहा गया। ठीक है, अभी फिलहाल इतना ही आप समझिएगा कि मूल जो स्वर वर्ण है वह कौन कौन से हैं। तो मूल स्वर वर्ण, मूल स्वर 5 हैं। 5 माने गए। कितने माने गए हैं? 5 माने गए। कितने? संपूर्ण। हाँ, तो ये मूल स्वर वर्ण कितने माने गए हैं? 5 वर्ण माने गए। और ये कितने थे? ये हमारे थे संपूर्ण स्वर वर्ण। ये तो हमारे संपूर्ण स्वर हो गए। अब ये कितने हो गए? मूल स्वर वर्ण 5 हैं। हमने बता दिया कितने हैं? 5 हैं। अब ये भी तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि 5 कौन कौन से हैं। मूल स्वर वर्ण संख्या 5 है, लेकिन 5 कौन कौन से हैं? तो देखिए 5 में आपको बता दूं, ये प्रारंभिक हैं ए, ई, उ, री और ले। ठीक है, ये हमारे 5 हैं, ए, ई, उ, री और
लिरय। ये हमारे तो हो गए कौन से, मूल स्वर वर्ण। कौन से हो गए, मूल स्वर वर्ण। और संपूर्ण स्वर की बात यदि आती है तो कितने हो गए, 9। कितने हो गए, संपूर्ण स्वर वर्ण कितने हो गए संख्या में, 9। और ये संख्या में कितने हो गए, 5 हो गए। तो 5 हमारे जो ह्रस्व हैं इन्हीं को हम मूल स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हीं को हम मूल स्वर कहते हैं। और संपूर्ण स्वर में आ गए प्लुप्त की बात आती है। प्लुप्त की पहचान हमने आपको बता दी है। सवाल यह आएगा कि स्वरवर्ण के कितने प्रकार हैं, तो हम बता देंगे स्वरवर्ण के 3 प्रकार हैं। नंबर 1 ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। यदि पूछे कि संपूर्ण स्वरों की संख्या कितनी है अष्टाध्यायी के अनुसार, तो 9 है। यदि पूछने लगे कि मूल स्वरवर्णों की संख्या कितनी है, तो 5 है। अभी बात समाप्त नहीं हुई है, अभी आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा जाएगा प्रश्न कि संयुक्त या मिश्रित, संयुक्त या मिश्रित वर्ण। आपसे पूछा जाएगा कि संयुक्त या मिश्रित वर्ण कौन से होते हैं। और मिश्रित वर्ण ऐसे नहीं पूछेगा क्योंकि मिश्रित व्यंजन भी होते हैं। अभी स्वरों की बात चल रही है तो यहां पर हम स्वर वर्ण लिखेंगे, मिश्रित स्वर वर्ण। ठीक है, संयुक्त भी कह लेते हैं और इनको मिश्रित भी कह लेते हैं। संयुक्त मिलकर के बनता है कि नहीं, संयुक्त भैया संयुक्त रूप से अचार भी तो बना ले। मिश्र अचार जिसे कहते हैं कि भैया मिश्रित अचार है, उसमें गोभी आलू गाजर जो भी डाला जाए सब बन जाते हैं, वो अचार बन जाता है। आलू तो नहीं डालते हैं, गोभी आदि गाजर आदि डाल लेते हैं। और बात आती है मिश्रित की, तो मिश्र हो गया। और संयुक्त कहते हैं मिला जुला। तो याद रखिए संयुक्त और मिश्रित स्वर वर्ण हमारे संख्या में 4 हैं। कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से हैं यह हमें जान लेना चाहिए। तो हमारे संयुक्त या मिश्रित स्वर की बात आती है तो यहां पर ए ओ आई औ, ए ओ आई औ, ए ओ आई औ, ये क्या हमारे मिश्रित वर्ण हैं। कौन से स्वर वर्ण हैं, संयुक्त स्वर वर्ण हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि संयुक्त और मिश्रित स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, वह 4 है। कितनी है, 4 है। यदि पूछे लगे प्रश्न कि दीर्घ वर्णों की संख्या कितनी है, कौन से दीर्घ स्वर वर्णों की संख्या, क्योंकि स्वर की बात चली है, वर्ण हमें ध्यान रखना है। तो स्वरों की दीर्घ की बात आती है तो दीर्घ में 8 आ जाते हैं, लेकिन संपूर्ण की बात आती है तो 9 आते हैं। अब ये देखिए पाणिनि ने भीड़ भाड़ नहीं की अपने अष्टाध्यायी में, जो भी बात बताई है वह मूल बताई है। क्यों बताई है मूल, क्योंकि ये सूत्रगत है। व्याकरण हमारी पाणिनि जी की जो व्याकरण है वह सूत्र शैली में लिखी गई है। और आप देखते हैं विज्ञान के सूत्र हो, गणित के सूत्र हो, तो सूत्र में से जब सूत्र को खोला जाता है तो बहुत विस्तृत हो जाता है। ऐसे ही जब हम पाणिनि की व्याकरण को पढ़ते हैं और इनकी जो सूत्रगत शैली है, आगे सूत्र बताया जाए कौन सा सूत्र इसमें लगता है, तो वह विस्तृत हो जाता है, बड़ा हो जाता है, आकार ले लेता है। लेकिन सूत्र तो छोटा होता है कि नहीं। तो सूत्र में इन्होंने कितने बताए हैं, 9 बताए हैं। अब यहाँ दीर्घ कितने आ रहे हैं, वो कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं कुल मिलाकर के। क्यों, क्योंकि इन्होंने कहा है जब आप संधि का अध्ययन करेंगे तो संधि में ज्ञात हो जाता है। यहां मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा। यदि ए में ए मिला दिया जाए तो क्या हो जाता है, आ। तो बना तो इसी में से, बना कि नहीं बना। आगे बढ़ते हैं। ई में यदि ई मिला दी जाए तो क्या बन जाती है, ई। ऊ में यदि ऊ मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है, ऊ। री में यदि री मिला दी जाए तो क्या बन जाती है, रीडी। क्या बन जाती है, रीडी। इसको ध्यान रहे, इसको हम रीडी पढ़ लेते हैं, लेकिन ये रीडी नहीं है, इसको हम पढ़ते हैं री। क्या पढ़ते हैं, री। और ये क्या है, रीडी। तो इसलिए अधिक दीर्घ है। अब हमेशा ये याद रखना, ये बहुत मुख्य प्रश्न है, यह बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि यह जो लिरय वर्ण है, यह जो लिरय वर्ण है तो यह दीर्घ नहीं होता, इसका कोई दीर्घ नहीं होता, यह केवल ह्रस्व होता है।
यह केवल ह्रस्व होता है। हिंदी व्याकरण यदि आप पढ़ते हैं तो हिंदी व्याकरण में री तक ही बताया जाता है, लिरय का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि लिरय भी हमारा एक भाषा का हिस्सा है, इससे बहुत सारे शब्द बनते हैं, इसका बड़ा महत्व है। लेकिन यही हमें पहचानना है, हमें भ्रमित करने के लिए ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ह्रस्व वर्णों में कौन सा ऐसा स्वर वर्ण है जो दीर्घ नहीं होता, जो दीर्घ नहीं होता, क्योंकि ए का दीर्घ क्या हो गया आ, ई का दीर्घ क्या हो गया ई, उ का दीर्घ क्या हो गया उ, री का दीर्घ क्या हो गया री, लेकिन लिरय का कोई दीर्घ नहीं होता। तो बात चल रही थी ये वर्ण आ, ई, उ और री, ये कहां से निकले, ये इसी में से निकले, इसीलिए गणना नहीं की थी, गणना की दृष्टि से इसमें नहीं लिया, लेकिन जब सूत्र को खोला गया तो इन्होंने अपना महत्व दिखा दिया है। तो अब आगे पढ़ेंगे, बात आ रही है, अब देखो मिश्रित की बात चल रही थी, क्योंकि ये भी सिद्ध करना जरूरी है, क्योंकि सूत्र को सिद्ध करना पड़ता है, और सिद्ध करना जरूरी है कि मिश्रित और संयुक्त वर्ण ये किस प्रकार से हैं, यह भी जानना अति आवश्यक है। तो हम देखेंगे किस प्रकार से हैं। देखिए यदि हमने ए में ई मिलाया, ए में क्या मिलाया ई, तो बन गया हमारा ए, क्या बन गया ए बन गया। जब यदि ए में ई मिलाए तो बना लिए हमने ए, और यदि हमने क्या मिलाया भैया, यदि यहां पर ए और ई मिलकर के ए बन गया, और यदि यहां पर ए में हमने क्या मिला दिया, ई तो ले लिया था, अब ऊ को ले लीजिए, ऊ मिलाया तो क्या बन जाता है ओ, क्या बन जाता है ओ, ए और ई मिलाया ए बन गया, तो पहला आपका क्लियर। ए में ऊ मिलाया क्या बन गया ओ, ये भी क्लियर हो गया। अब दो बचे, अब इसमें हमें क्या करना है, देखिए अभी तक हमने ए और ऊ मिलाया था, अब हम क्या करेंगे, अब ए में हमने ए को मिलाएंगे, किसको मिलाएंगे ए को मिलाएंगे। देखिए किस तरह से ये मिश्र बन रहे हैं भैया, मिक्स सब्जी बन रही है। तो ऐसे समझ लीजिए कि ए में हमने ए मिलाया तो ये अब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आई, क्या बन जाएगा आई, क्या कहेंगे आई। और ए में यदि हमने क्या मिलाया भैया ओ मिलाएंगे, तो ओ मिलाने से ये, क्योंकि अभी हमने क्या बनाया था भाई ए और ई मिला के ए बना, ए और ऊ मिला करके ओ बन गया। अब हमने ए इसी को ले लिया, और जब इसी छोटे को ले लिया तो ये छोटा मिला इसके साथ, तो ये क्या हो गया, ये बड़ा हो गया, आई हो गया। और जब हमने ओ को लिया तो अब आप समझ ही जाएंगे इसका क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। तो ये कौन से वर्ण हो गए हमारे, ये चारों वर्ण कैसे कहलाए, ये चारों वर्ण स्वर वर्ण हमारे मिश्रित या संयुक्त कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, मिश्र या संयुक्त कहलाएंगे। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगली क्लास में हम आपको व्यंजनों के साथ, और अभी इसमें स्वरों के भी और भी अन्य कुछ प्रश्न रह गए इससे संबंधित, वह लेकर के आएंगे, जल्द लेकर के आएंगे। तब तक आप अध्ययन कीजिएगा।